हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू रेडिएशन डोज लिमिट अकॉर्डिंग टू एईआरबी, एनसीआरपी, आईसीआरपी एंड स्टोकेस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिटर्मिनिस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। Option A, severity of the effect increase with dose. Probability of the effect increase with dose. There is a no threshold dose for the effect. They occur randomly without a threshold. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, नॉन स्टोकेस्टिक की बात कर रहा है, मतलब डिटर्मिनिस्टिक जो डेफिनेटली होंगे। डेफिनेटली क्या होंगे भाई, सीवियरिटी उनकी बढ़ जाती है विद डोज के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। प्रोबेबिलिटी होती है स्टोकेस्टिक इफेक्ट की, स्टोकेस्टिक बोलोगे, ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। थ्रेशोल्ड डोज होती है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट की। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर ए स्टोकेस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इन्हें बहुत चार ऑप्शन दे रखे हैं कि ये बताना कौन सा स्टोकेस्टिक इफेक्ट है रेडिएशन का, ठीक है। कैटेरेक्ट फॉर्मेशन, स्किन इरिथीमा, ऑप्शन सी है रेडिएशन इंड्यूस कैंसर, ऑप्शन डी एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई, स्टोकेस्टिक की बात कर रहा है, जो प्रोबेबिलिटी होते हैं, जो इनकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रैंडम होते हैं, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर आएगा, ये होते हैं कैंसर एंड हेरिडेटरी। कैंसर एंड हेरिडिटरी, ये दो होते हैं जिनको जेनेटिक भी बोल देते हैं, ठीक है। कैंसर और जेनेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट आते हैं जो उसके बच्चों में अगले वाली जनरेशन आएगी ना, ऑफ सफरिंग उनके, ठीक है। कैटरेक्ट होता मोतियाबिंद होता है, ठीक है। स्किन एरिथेमा होता है, रेड हो जाती है स्किन। कैटरेक्ट में क्या होता है, मोतियाबिंद बन जाता है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आईसीआरपी व्हाट इज द रिकमेंडेड लिमिट फॉर इफेक्टिव डोज फॉर ऑक्यूपेशनल वर्कर। ये कह रहा आईसीआरपी के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशनल वर्कर, जैसे कि रेडियोग्राफर या कोई भी रेडिएशन फील्ड में काम कर रहा है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट या कोई भी नर्सिस जो रेडिएशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर, उनके उसके लिए कितनी डोज लिमिट होती है इफेक्टिव पूछ रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ऑप्शन बी है 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर एवरेज ओवर 5 ईयर्स, ऑप्शन सी है 50 मिलीसीवर्ट, ऑप्शन डी है 100 मिलीसीवर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 20 मिलीसीवर्ट होती है रेडिएशन वर्कर की, ठीक है, पर ईयर। ऑन एन एवरेज है ये, मतलब एवरेज कर रखा 5 साल का एवरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द एईआरबी व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव डोज ए रेडिएशन वर्कर कैन रिसीव इन एनी सिंगल ईयर। 20 मिलीसीवर्ट, 30 मिलीसीवर्ट, 50 या 100 मिलीसीवर्ट। ये कर ए आर बी क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, होती है ना, जो इंडिया में काम करती है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन या गाइडलाइन कोई भी बनाती है जो, ठीक है। ए आर बी है, इसका सेंटर है मुंबई, ठीक है। मैक्सिमम पूछ रखी है एक साल में, ठीक है, मैक्सिमम। एवरेज तो होती है 20 मिलीसीवर्ट एवरेज है, या होती है एवरेज। सिंगल साल में 50 मिलीसीवर्ट, ठीक है। 50 मिलीसीवर्ट थी, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया, जो लेटेस्ट गाइडेंस आई है इन्हें एनी सिंगल ईयर में 30 मिलीसीवर्ट कर दिया, रिड्यूस करके 50 से अब 30 कर दिया, ठीक है। तो इसके इसके इसका आएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। पहले 50 मिलीसीवर्ट होती थी, जो लेटेस्ट गाइडलाइन दी है ना ईआरबी ने, अब इसको कम कर दिया, एक सिंगल साल में कितना कर दिया, 30 मिलीसीवर्ट कर दिया। अगर लेटेस्ट की बात आ जाए, अगर एग्जाम में लेटेस्ट हो तो 30 मिलीसीवर्ट के साथ जाना, अगर 30 ना ऑप्शन में हो तो 50 के साथ जाना, देख लेना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। What is the annual dose limit for member of the public as recommended by the ICRP and ARB। ये कह रहा है पब्लिक की डोज लिमिट पूछ रहा है, ठीक है, कितनी ICRP और ARB ने दी है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 1 मिलीसीवर्ट, 5 मिलीसीवर्ट, 15 मिलीसीवर्ट और 20 मिलीसीवर्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो मेंबर ऑफ पब्लिक है ना, पब्लिक की डोज लिमिट होती है 1 मिलीसीवर्ट, ठीक है, दोनों ICRP और ARB के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 मिलीसीवर्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अंडर द ICRP एंड ARB गाइडलाइन व्हाट इज द इक्विवेलेंट डोज लिमिट टू द लेंस ऑफ द आई फॉर द रेडिएशन वर्कर। ये कह रहा
ऑक्यूपेशनल वर्कर के लिए कितनी होती है, ठीक है, आईसीआरपी और एआरपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो तो है 20 मिली सीवर्ट, ये है लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट। अगर 20 ना हो तो, अगर एग्जाम में दे रखा हो तो 50 मिली सीवर्ट। ये क्या है, ओल्ड। और देख लेना क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रखा है, अगर लेटेस्ट पूछ रखा है तो है 20 मिली सीवर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। जो लेटेस्ट गाइडलाइन आती है ना, जैसे कि अब 2011 के बाद जो भी गाइडलाइन है वो लेटेस्ट गाइडलाइन है, ये 10-15 साल में एक बार चेंज करते हैं। तो जो लेटेस्ट अब क्या है 20 मिली सीवर्ट है, पहले कितना होता था 50 मिली सीवर्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। For declare pregnant radiation worker, what is the equivalent dose limit to the embryo fetus for the remainder of the pregnancy as per AERB और ICRP? ये भैया MCRE का क्वेश्चन है, किसका है, MCRE का है, ठीक है। आ चुका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रखा है, डिक्लेयर प्रेग्नेंट के लिए, प्रेग्नेंट पेशेंट रेडिएशन वर्कर है, पेशेंट नहीं है रेडिएशन वर्कर है, मतलब कोई फीमेल रेडियोग्राफर है या कोई रेडियोलॉजिस्ट है या कोई नर्सिस है, उसके लिए कितनी होगी एआरपी और आईसीआरपी के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मिली सीवर्ट इज द लेटेस्ट गाइडेंस, ठीक है। 7th का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी एनसीआरपी। एनसीआरपी क्या है भाई, एक रेगुलेटरी बोर्ड है अमेरिका में, जो कि रेडिएशन से जो गाइडलाइन या प्रोटेक्शन या रूल जो फॉलो होते हैं एनसीआरपी के, वो अमेरिका में होते हैं, ठीक है। एनसीआरपी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरपी व्हाट इज द होल बॉडी स्टोकेस्टिक इफेक्टिव डोज लिमिट फॉर ए रेडिएशन वर्कर? 20 मिली सीवर्ट, 30 मिली सीवर्ट, 50 मिली सीवर्ट और 1 मिली सीवर्ट। एनसीआरपी के अकॉर्डिंग होती है 50 मिली सीवर्ट, ठीक है। एनसीआरपी के अकॉर्डिंग डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एनसीआरपी के अकॉर्डिंग। आईसीआरपी और एन एआरपी के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग होती है 20 मिली सीवर्ट, ठीक है। तो देख लेना किसके अकॉर्डिंग पूछ रखी है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन टाइप हैज अ रेडिएशन वेटिंग फैक्टर ऑफ 1? अल्फा पार्टिकल, फास्ट न्यूट्रॉन, एक्सरे गामा या प्रोटॉन, ठीक है। तो भाई रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होता है 1 होता है एक्सरे एंड गामा एंड बीटा पार्टिकल, इन सब के लिए रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सरे और गामा। अल्फा के लिए होता है 20, ठीक है। न्यूट्रॉन का वेरी करता है 5 से 20, ठीक है। प्रोटॉन का 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द रेडिएशन वेटिंग फैक्टर फॉर अल्फा पार्टिकल? 1, 5, 10, 20। तो अल्फा पार्टिकल होता है जैसे कि अल्फा पार्टिकल या कोई हैवी फ्रैगमेंट कोई है, हैवी फ्रैगमेंट, ठीक है। कोई फ्यूजन मटेरियल है, कुछ भी आ जाए फ्यूजन मटेरियल है, उनके लिए क्या उतना होता है 20, हाईएस्ट होता है, क्या होता है 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ये कह रहा है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर का हम से यूज करके क्या निकालते हैं, एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज, इफेक्टिव डोज या कलेक्टिव डोज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रेडिएशन वेटिंग फैक्टर से हम क्या होता है इक्विवेलेंट डोज का पता लगाते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट डोज का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है एब्जॉर्ब डोज इनटू में रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है टिश्यू वेटिंग फैक्टर आर यूज टू काउंट फॉर व्हाट। ये कह रहा है टिश्यू वेटिंग फैक्टर का यूज क्यों करते हैं हम? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, द डिफरेंट रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू, द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन, द टाइप ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो न्यूक्लियाइड, ठीक है। रेडिएशन वेटिंग फैक्टर का कहाँ यूज होता है, ये बता देता है कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो न्यूक्लियाइड, ठीक है। ना एनर्जी का पता लगाता है, ये टिश्यू वेटिंग फैक्टर बताता है इसके बारे में, टाइम ऑफ एक्सपोजर नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर। ये बता देता कौन सा रेडिएशन कितनी खतरनाक है, ठीक है भाई। अल्फा ज़्यादा 20 गुना खतरनाक है एक्सरे गामा के कंपैरिजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ द हाईएस्ट टिश्यू वेटिंग फैक्टर असाइन्ड बाय द आईसीआरपी। आईसीआरपी की फुल फॉर्म आ जाती है कई बार है, ये क्या इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। आईसीआरपी होती है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है। ये कह रहा है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, टिश्यू वेटिंग फैक्टर पूछ रखा है किसका, टिश्यू वेटिंग फैक्टर पूछ रहा है 0.12 किसका होता है, ठीक है भाई। स्किन का होता है, ब्रेन का, या रेड बोन मैरो या थायराइड का, ठीक है। तो सीधी सी बात है रेड बोन मैरो का होता है 0.12 रेडिएशन का, नहीं टिश्यू वेटिंग फैक्टर, ठीक है। स्किन का होता है 0.01, ब्रेन का भी 0.01, थायराइड का होता है 0.04, ठीक है। ये वैल्यू याद करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। जैसे इसका 0.04, रेड बोन मैरो का 0.12, ब्रेन का 0.01, स्किन का भी 0.01, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट इज द टिश्यू वेटिंग फैक्टर ऑफ द गोनेड्स एज रिकमेंडेड बाय आईसीआरपी। ये कह रहा है गोनेड्स का टिश्यू वेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, गोनेड्स का। गोनेड्स में क्या आते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, दोनों गोनेड्स, ठीक है। तो इनका टिश्यू वेटिंग फैक्टर क्या क्या दे रखा है, 0.01, 0.04, 0.08, 0.12। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पहले, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पहले 0.2 होता था, अब रिड्यूस करके 0.08 कर दिया। ये लेटेस्ट जो ओल्ड बुक, पुरानी बुक पहले ये होता था, प्रीवियस यही होता था, ठीक है। देख लेना, अगर लेटेस्ट की बात आ जाए तो ये, प्रीवियस की आ जाए तो इतना, ठीक है। पहले गोनेट्स का होता था 0.20, अब रिड्यूस करके कर दिया 0.08, ठीक है, लेटेस्ट। तो अगर लेटेस्ट की बात आ जाए तो टिश्यू वेटिंग फैक्टर गोनेट्स का यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। If a worker is exposed to different type of radiation, the total equivalent dose is calculated. ये कह रहा है किसी पेशेंट को अलग अलग रेडिएशन लग गई, एक्सरे, गामा, अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन जो भी है, तो उनकी इक्विवेलेंट डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। द मल्टीप्लाइंग द एब्जॉर्ब डोज बाय द टोटल टिश्यू वेटिंग फैक्टर, समिंग द प्रोडक्ट ऑफ द एब्जॉर्ब डोज एंड द रिस्पेक्टिव रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, या एवरेज द डोज ओवर ए 5 ईयर पीरियड, या ऑप्शन डी है मल्टीप्लाइंग द इफेक्टिव डोज बाय द क्वालिटी फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब्जॉर्ब डोज के साथ जो उनका रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट इज ट्रू। दे कैन अकर बिलो द थ्रेशोल्ड डोज, देयर इज ए थ्रेशोल्ड डोज बिलो विच द इफेक्ट डज नॉट अकर, the severity is independent of the dose received, they are primarily caused by DNA mutation in a single cell। कौन सी बात सच है, ट्रू है, डिटर्मिनिस्टिक, दे कैन, ये नहीं होता है, थ्रेशोल्ड तो होती है। देयर इज ए थ्रेशोल्ड डोज बिलो विच द इफेक्ट डज नॉट अकर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सीवियरिटी डिपेंड करती है डोज पे, ठीक है, डीएनए डैमेज करते नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनकी थ्रेशोल्ड डोज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट इन रेडिएशन वर्कर, कीप डोज, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड पूछ रहा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट को रेडिएशन, कीप द डोज बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल फॉर टिश्यू रिएक्शन, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स यूजिंग लेड एपरेन एंड बैरियर, ऑप्शन डी है अलारा ऑप्टिमाइज फॉर स्टोकेस्टिक। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। हमको डोज को कम से कम रखना, थ्रेशोल्ड डोज से नीचे। अगर थ्रेशोल्ड डोज 20 मिलीसीवर्ट है तो हमको 20 से नीचे ही रहना चाहिए ताकि डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ना आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लीनियर नॉन थ्रेशोल्ड एलएनटी हाइपोथेसिस इज प्राइमरली यूज्ड टू एस्टिमेट द रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। ये भाई एमसीआरई का क्वेश्चन है, एमसीआरई जो 2024 वाला हुआ था ना सेकंड, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्यों एमसीआरई में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भाई। ऑप्शन ए क्या है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, स्टोकेस्टिक इफेक्ट और कैटरेक्ट। लीनियर नॉन थ्रेशोल्ड तो होता है भाई जो स्टोकेस्टिक होते हैं, जैसे कैंसर और हेरिडिटरी,
हेरिडिट्री, हेरिडिट्री और जेनेटिक इफेक्ट बोल देते हैं ना जिसको, जेनेटिक इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टोकेस्टिक इफेक्ट होते हैं, लीनियर और नॉन थ्रेशोल्ड होते हैं उनकी, कोई एक सिंगल डोज भी से भी कैंसर हो सकता है, अगर लगनी हो तो चाहे उसको लाइफ टाइम लग ले तब भी उसको उसको नहीं आएगा, पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है डोज के साथ स्टोकेस्टिक इफेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डोज लिमिट फॉर द स्किन फॉर एन ऑक्यूपेशनल वर्कर इन ए सिंगल ईयर। आईसीआरपी एआरबी के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट डोज पूछ रखा स्किन को, रेडिएशन वर्कर या ऑक्यूपेशनल वर्कर का आईसीआरपी के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया 500 मिलीसीवर्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। स्किन की हुई और हैंड और फिट की हुई, हैंड और फिट इनकी इतनी होती है, ठीक है। बोन सरफेस कह ले, स्किन हैंड कह ले, या ये होता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डोज लिमिट फॉर द एक्सट्रीमिटी हैंड एंड फिट फॉर ऑक्यूपेशनल वर्कर। 500 मिलीसीवर्ट, 150 मिलीसीवर्ट, 1000 मिलीसीवर्ट और 15 मिलीसीवर्ट। हैंड एंड फिट के लिए और रेडिएशन वर्कर के लिए होती है भैया 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर। 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द पर ईयर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर अप्रेंटिस एंड ट्रेनी बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 18 व्हाट इज द एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट अकॉर्डिंग टू एआरबी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। इसमें किसकी पूछ रखी है, अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग की पूछ रखी है, मतलब रेडियोलॉजी कोई स्टूडेंट है, जैसे कि जिसकी एज कम है, ठीक है, या कोई ट्रेनिंग बोल ले, कोई ट्रेनिंग पाया, कोई अप्रेंटिस पाया, उसकी एज 16 से 18 साल के बीच में है, तो एनुअल इफेक्टिव डोज लिमिट कितनी होगी अकॉर्डिंग टू एआरबी। अकॉर्डिंग टू एआरबी होगा 6 मिलीसीवर्ट पर ईयर, ठीक है, एआरबी के अकॉर्डिंग। जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ना इंडिया, उसके अकॉर्डिंग इतनी होगी ट्रेनिंग किया या रेडियोलॉजी स्टूडेंट की, अप्रेंटिस की, जिसकी एज 16 से 18 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द इफेक्टिव डोज मैथमेटिकली एक्सप्रेस। ये कह रहा है इफेक्टिव डोज का क्या फार्मूला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, dt होती है एब्जॉर्ब डोज, ठीक है। WR होता है रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, और WT होता है टिश्यू वेटिंग फैक्टर, ठीक है, टिश्यू वेटिंग फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव की बात कर रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल टिश्यू वेटिंग फैक्टर फॉर द होल ह्यूमन बॉडी। ये कह रहा है होल ह्यूमन बॉडी का टिश्यू वेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, टोटल कितना होगा। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 100। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो टिश्यू वेटिंग फैक्टर है वो टोटल होता है 1, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू ICRP विच टिश्यूज हैज ए टिश्यू वेटिंग फैक्टर 0.04। ये कह रहा है कि इसका टिश्यू वेटिंग फैक्टर 0 होता है ICRP की लेटेस्ट गाइडेंस के अकॉर्डिंग। स्टमक का, कोलोन का, थायराइड का, ब्रेस्ट का। तो ब्रेस्ट का होता है 0.12 भाई, ठीक है। कोलोन का भी 0.12 होता है, ठीक है। तो स्टमक का भी होता है भाई 0.12 होता है इसका भी, ठीक है, 12। थायराइड का होता है भाई 0.04, ब्रेस्ट का होता है 0.12, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा थायराइड, क्योंकि इसका होता है टिश्यू वेटिंग फैक्टर लेटेस्ट जो ICRP की लेटेस्ट गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुरानी देखेंगे तो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच क्वांटिटी इज डिफाइन एज द एब्जॉर्ब डोज इन टिश्यू मल्टीप्लाई बाय द रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। इफेक्टिव डोज, इक्विवेलेंट डोज, एक्सपोजर, कर्मा। एब्जॉर्ब डोज इन टिश्यू मल्टीप्लाई बाय रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई एब्जॉर्ब डोज इनटू में रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। तो ये भाई हो गया इक्विवेलेंट डोज होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर, इक्विवेलेंट डोज। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हाट आर द टू प्रिंसिपल कैटेगरीज इनटू विच द ICRP क्लासीफाई रेडिएशन हेल्थ इफेक्ट फॉर डोज लिमिटेशन पर्पज।
सोमेटिक एंड जेनेटिक, स्टोकेस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक, एक्यूट एंड क्रोनिक एंड एक्सटर्नल इंटरनल। तो दो IPRP ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, स्टोकेस्टिक और नॉन स्टोकेस्टिक, जिसका नाम है डिटर्मिनिस्टिक भी बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एनुअल लिमिट ऑफ द फॉर द इक्विवेलेंट डोज टू द लेंस ऑफ आई फॉर द मेंबर ऑफ द पब्लिक, ICRP ARB अकॉर्डिंग लेंस ऑफ आई पब्लिक की पूछ रखी है, ठीक है। ऑप्शन एक 1 मिली सीवर्ट, 15 मिली सीवर्ट, 50 मिली सीवर्ट और 150 मिली सीवर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 15 मिली सीवर्ट। ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर फॉर पब्लिक के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर याद कर लेने क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टोकेस्टिक इफेक्ट। एक है हेरिडिटरी डिजीज, स्किन रेडनिंग, डिप्रेस स्पर्म काउंट, टेम्परली स्टेरिलिटी, ठीक है। स्टोकेस्टिक इफेक्ट हेरिडिटरी या स्किन या डिप्रेस स्पर्म काउंट है। स्टोकेस्टिक होता है भाई है जो कि हेरिडिटरी होते हैं, जो जेनेटिक होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, स्टोकेस्टिक इफेक्ट हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, डिटर्मिनिस्टिक हैं। ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। द AERB require that the effective dose for radiation worker is evaluated based on an average over how many consecutive year, 1 year, 3 year, 5 year, 10 year। ARB ने तो इफेक्टिव डोज काट रखी है, ऑन एवरेज 5 साल का एवरेज करते हैं, 5 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टोकेस्टिक इफेक्ट अकरिंग, इट इंक्रीज विद द। इसके बारे में पूछ रहा, पहली बात है इनमें कंफ्यूज नहीं रहना, स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक को नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। स्टोकेस्टिक होते हैं जो कैंसर एंड हेरिडिटरी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रहे, इट इंक्रीज विद द स्केयर ऑफ डोज, इट प्रोपोर्शनल टू डोज विदाउट ए थ्रेशोल्ड, इट हैज़ अ स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड दैट राइज, इट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ डोज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये डोज पे डिपेंड नहीं करता, ये सिंगल डोज पे भी। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डोज विदाउट ए थ्रेशोल्ड, तो इस हिसाब से तो भाई सॉरी ये नहीं बी आएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो होता नहीं पर प्रोपोर्शनल है, डोज बढ़ेगी तो इफेक्ट भी बढ़ेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉरी इसका नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्ट, ठीक है। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डोज विदाउट ए थ्रेशोल्ड। आज के लिए इतना है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।